क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की है, विज्ञान की। इसमें जो है इसका पहला पार्ट मैंने करा दिया है, ये सेकंड पार्ट है। आप इसको अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी और सारे सब्जेक्ट क्लास आपको लगातार जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो है लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। और वहाँ डेली टेस्ट होता है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हो रहा है, यूपीएससी बीपीएससी सबके लिए टेस्ट हो रहा है, दरोगा सबके लिए टेस्ट हो रहा है। तो आप वहाँ टेस्ट दे सकते हैं और आपके जो है पढ़ाई और इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। और ये क्लास 6 एनसीईआरटी का विज्ञान का पार्ट 2 है। इसी तरह के आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। ये क्लास 6 एनसीईआरटी का जो है साइंस का चौथा चैप्टर है, पौधों को जानिए। इसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, उसके बारे में आपको जानना है। बाकी इसमें बहुत चीज़ें वैसी दी गई हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि जो है इस चैप्टर में क्या हमें जानने की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का जो है परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। हरे धब्बों की तरह क्या दिखाई देते हैं? तो जो लाइकेन होते हैं, कवक होते हैं, जिसे हम काई कहते हैं। तो कुछ बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो कुछ छोटे पेड़ होते हैं। इसका मतलब यह है कि पेड़ों में विविधताएं पाई जाती हैं, पेड़ पौधों में, ठीक है, जैसे मानव में पाई जाती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां जो है लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े और लाल होते हैं, लाल हैं, कुछ नीले, और कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। सामने अपने घर के आसपास के विद्यालय में आप परीक्षण कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब है इस चैप्टर में ये बताया गया कि मतलब इस पैराग्राफ में, इस चैप्टर के माध्यम से ये पौधों के बारे में आप क्या जानते हैं, पौधों के बारे में आप कैसे उनकी विविधता को पहचान सकते हैं, और पौधों के प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं, इसी को जानना है इसमें, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, आप पहले ये देख लीजिएगा, पौधों के अलग अलग भाग क्या होते हैं। जैसे जो जड़ होती है, तो जड़ दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल जड़। तो मूल जड़ में जब छोटी छोटी जड़ निकलती हैं तो उसे हम कहते हैं द्वितीय मूल या जड़ कहते हैं, ठीक है। और याद रखना, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन और खनिज जो है, ये जल, ये सब जड़ों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो जल होता है वो जाइलम के द्वारा ऊपर चढ़ता है, ठीक है। ऊतक नामक, जाइलम नामक ऊतक होता है, उसी के द्वारा ऊपर चढ़ता है। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो जो है आपका फ्लोएम के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण जो है ऊतक हैं, टिश्यू हैं, इनके बारे में भी हमें जानना है। बाकी आप देख सकते हैं कि पौधों के अलग अलग अंग को कितने मतलब सही तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है कि पुष्प का कौन है, फल कौन से होते हैं, तना कौन सा है, पत्ती कौन से, और सबके काम क्या क्या है आगे इसमें बताया जाएगा, ठीक है। जैसे पत्तियों के काम क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। बीजों का काम, ये पुष्प काम का क्या काम है, तो बीज का निर्माण करना, जिससे जो है पौधों का विकास अगले जनरेशन में किया जा सके। तो उसी के बारे में यहाँ एक चीज बताया गया है। यहाँ लिखा है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष में क्या अंतर होता है, तो यहाँ देख रहे हैं शाक, झाड़ी और वृक्ष। वृक्ष जो होते हैं वो बड़े होते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं वो थोड़ा छोटी होती हैं, शाक जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं। तो उन्हीं के बारे में तीनों बताया गया। तो जब जंगल का निर्माण होता है तो पहले शाक से होता है, फिर झाड़ियों से, और फिर अंत में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो जंगलों का निर्माण इसी तरह से किया होता है। लिखा है, उन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखें जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तो एक प्रयास किया गया है बच्चों को समझाने के लिए, तो इसमें आपको ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से तथा कुछ ऊंचाई के बाद जो है निकलती हैं। तो तने के बारे में बताया गया, तना कहाँ से निकलना शुरू करता है, तो उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। तो आप इस मैप के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि साग क्या है। तो साग आप देख सकते हैं छोटा पौधा है। झाड़ी क्या है, आप देख सकते हैं ये है। और आपका वृक्ष क्या है, आप ये देख सकते हैं। तो पौधों का विकास या जंगल का विकास इसी तरह से किया जाता है। तो इसको हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम यहाँ पे बता सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तना की बात कर लेते हैं। तना क्या होता है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखो और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और भागों को देखें। आपने अवलोकन की तुलना का अपने साथी द्वारा किए गए मतलब अवलोकन से करें। मतलब कहने का मतलब यह है कि तना के बारे में बच्चों को जो है एक बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। तो इस चैप्टर में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे आपको वो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो है लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको डेली ये जो है टेस्ट होता है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट चल रहा है, तो आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। और लगातार जो है बीपीएससी के तहत टीचर की भर्ती हो रही है। बीपीएससी एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, सब के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से ये आपको यहाँ मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। यहाँ लिखा है, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें हम बिसर्पी लता जो है कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कद्दू का जो है एक जो है पेड़ है। आप देखिए इसकी लताएं क्या होती हैं, गिरी हुई होती हैं। तो जैसे उसी तरह से आप देखिए आरोही लता किसका होता है, तो जो आपका मनी प्लांट होता है, आप देखिए उसकी भी लताएं जो है सीधी ना होकर के गिर जाती है, क्योंकि वो बहुत नाजुक होती है। तो उन्हें हम ऐसी लताओं को क्या कहते हैं, बिसर्पी लता कहते हैं। बस इसी के बारे में हम इतना जानकारी यहाँ रखना है। इसके बाद यहाँ पे अवलोकन किया गया है, बच्चों को एक होमवर्क दिया गया है, वही चीज़ हमें यहाँ समझना है। इसके बाद है पत्ती। पत्ती का काम क्या है, इसको देख लेते हैं कि पत्ती के मुख्य अंग क्या होते हैं और पत्ती के काम क्या होते हैं। पत्ती में छोटी छोटी रंध्र पाई जाती है। कभी आप पत्ती उठा के देखिएगा, कोई पत्ती तोड़ करके, उनमें छोटी छोटी रंध्र पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो आपका पत्ती का बाहरी भाग होता है, इसको हम जो क्या कहते हैं, पटल कहते हैं। और जो ये आपका ये वाला क्षेत्र होता है, जो जहाँ से पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, उसे पर्णवृत्त कहते हैं। और तना से पत्ती जो होती है, और यहीं से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और वायुमंडल से जो है पत्ती के माध्यम से ही जो है वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश में, और यहीं से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन का कच्चा माल क्या हो गया, तो CO2 हो गया। ये आपको याद रखना है। दूसरा, इन रंध्रों में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी याद रखना, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और उसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावी होती है। यहाँ लिखा हुआ है, अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या आप इन सभी आकृति रंग को एक जैसे हैं, या तने से किस तरह जुड़ी है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने जुड़े होते हैं, उन्हें हम पर्णवृत्त कहते हैं। अभी मैंने बता दिया। जो पत्ती के पतले हरे भाग को हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है फलक कहते हैं। क्या आपने कभी आसपास के पत्तियों के इन भागों की पहचान किया है, तो पत्तियों के बारे में बच्चों को बताया गया, इसमें बस आपको इतना ही समझना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्रियाकलाप एक दिया गया है। इस क्रियाकलाप में जो है लिखा है कि पत्ती की वह रेखीय संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपने पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है कि कोई भी पत्ती होती है उसमें एक मोटी सिरा होती है, उसे हम मध्य सिरा कहते हैं। आप देखिए पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है, देखिए, और वहीं से सारी पत्तियों की अलग अलग जो है सिराएं जुड़ी होती हैं, और उसी से पत्ती का निर्माण होता है। और उसी के माध्यम से सारे खाद्य पदार्थ पत्ती के अलग अलग भागों में जाते हैं, और यहीं से जो है आपका क्रियाएं सारी संपन्न होती हैं। ठीक है, सारा भोजन इसी माध्यम से तने में, तने के माध्यम से पौधों के हर भागों तक पहुंचता है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं, जो मैंने बता दिया आपका। ठीक है, और उसमें जालिका रूपी जो है कहलाता है, जो उसमें अलग अलग जालियां बनी होती हैं पत्तों में। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ एक बताया गया है, इसको आप इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं। याद रखना कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर होता है। जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पे पड़ता है और पत्तियों से जब जो है पानी जो है रिलीज होता है गैस के रूप में, वायुमंडल में जाता है, तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन वाष्पीकरण जल क्षेत्र में होता है, और दोनों याद रखना, दोनों चीजें द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जल के परिवर्तन को ही कहते हैं। तो याद रखना, वाष्पोत्सर्जन ये जो है पत्तियों के माध्यम से, पेड़ों से होता है, और जो वाष्पीकरण होता है वो किससे होता है, तो वो होता है आपका जो है जल क्षेत्र से होता है। तो ये आपको ये जो है अंतर आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आगे बताया जा सके। आप यहाँ एक चीज दे सकते हैं
कि जब कोई सी आप घर में भी अपने साग सब्जी लेके आते हैं जब कभी, तो पॉलिथीन में अगर उसको बंधा रखने देते हैं तो देखते हैं पॉलिथीन में धीरे धीरे उसमें जो है आप देखेंगे तो उस पत्ती जो पत्ती रखी हुई है घर में, आपकी जो साग सब्जी रखी हुई है आपके रसोई घर में, देखिएगा उस पत्ती अगर पॉलिथीन में बंधी हुई है तो उसमें भी वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और पूरी पॉलिथीन अंदर से भीग जाती है। तो इसका मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन हमेशा होता रहेगा, चाहे वो सूर्य की रोशनी में हो और चाहे आप घर के अंदर रखे हों। वाष्पोत्सर्जन की दर थोड़ा धीमी और अधिक हो सकती है लेकिन हमेशा होती रहती है। तो इसीलिए याद रखना कि हमारे वायुमंडल में अलग अलग माध्यम से जल पहुंचता रहता है जिसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप अच्छे देख लीजिएगा। यहाँ एक पत्ती में क्या है, पत्ती में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसमें उसी के बारे में यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको भी देखना है आपको, कोई उसमें मतलब नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बस आपको याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है, देख लीजिएगा। लिखा है कि हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल के नामक जो है पदार्थ की मौजूदगी में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो याद रखना जो जल होता है वो जड़ों से और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, इन दोनों की अभिक्रियाओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि ऑक्सीजन का कच्चा माल क्या होता है, तो बताओगे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तब हमारे वायुमंडल को प्रभावित कर देता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना होगा ध्यान से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है। तो आपसे एग्जाम में आप बचपन से पढ़ते रहेंगे, ये क्लास 6 के एनसीईआरटी इंडिया, लेकिन आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का कच्चा माल किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा से आपको गौर करने की जरूरत है। जड़ क्या होता है, तो जड़ जो होती है वो याद रखना, जड़ दो काम करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है आपका पौधों को जो है एक तरह से बांध के रखता है जिससे पौधे गिरते नहीं हैं, पहला। दूसरा, जितने भी खाद्य पदार्थ खनिज हैं वो और जो जल है वो इन्हीं जड़ों के माध्यम से पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचता है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो उसका बल नीचे की ओर लगता है, तो जल पेड़ों पर ऊपर की ओर क्यों चढ़ते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल जो है जड़ों के माध्यम से पेड़ों के ऊपरी भाग में क्यों जाते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है तो जल ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, तो नीचे ऊपर क्यों जा रहा है, तो वो वाष्पीकरण के कारण जा रहा है। क्यों, जब पत्तियों से वाष्पीकरण होता है तो यहाँ जल की कमी हो जाती है, उसी जल की कमी को पूरा करने के लिए जड़ों से जो है जल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है जाइलम नामक टिश्यू के द्वारा। तो आपको इस प्रक्रिया को समझना होगा। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़्यादा पूछते जाते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड रहता है, तो उनसे पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल पेड़ों पर ऊपर क्यों चढ़ता है, तो आपको ये तर्क बताना पड़ेगा कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जब जल में कमी हो जाती है पत्तियों में, तो उस जल को पूर्ति करने के लिए ही जड़ से जो है जल ऊपर की ओर चढ़ता है और जाइलम नामक टिश्यू या ऊतक के माध्यम से। तो इस चीज को हमें यहाँ समझने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें एक चीज और समझाया गया है कि जो जड़ होता है वो जो है खरपतवार जो है खरपतवार सहित होते हैं और एक खरपतवार रहित होते हैं। तो कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो काफी विशाल होते हैं, उसमें बहुत सारे जड़ों में जड़ होती है, एक सिंपल जड़ होती है। तो पौधे कई तरह की जड़ों के माध्यम से पनपते रहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर एक बताया गया है। इसके बाद क्रियाकलाप इसमें दिया गया है, इसमें कुछ हमें समझने की जरूरत नहीं है, इसमें बस में दिया गया है कि बीज कैसे निकलते हैं। तो बीज जब निकलते हैं तो बीजों से जब पौधा निकलता है तो उसको अंकुरित कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर एक जो है एक थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दी गई है, बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, बाकी इसमें सब क्रियाकलाप है बच्चों के लिए। आप यह देख सकते हैं दिया है रुई, जैसे रुई में अगर आप रुई भिगो करके उसमें चरा रख देते हैं तो उसमें जो है अंकुरण निकल आता है, उसमें जो है नए पौधे निकल आते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ गर्मी के कारण ऐसा होता है और जो उसमें गर्मी मिलती है और जो है नमी रहती है और इसीलिए पौधे जो है अपनी जो है उसमें नए पौधे निकल जाते हैं। तो उसी के बारे में क्रियाकलाप के बारे में यहाँ पे दिया गया, इतना हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जड़ कितने प्रकार की होती है। एक होता है मूसला जड़, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, गहराई में जड़ है लेकिन इसकी जड़
छोटी छोटी हैं, एक है रेशेदार जड़ें। आप देख सकते हैं इसमें जड़ों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, याद रखना। और जड़ कितने प्रकार की होती है यहाँ पे दिया गया है। इसे दिया गया है मूसला जड़ एक दिया है, पार्श्व जड़ एक दिया है, झकड़ा जड़ एक, रेशेदार जड़ उसी को कहते हैं। ठीक है, तो जड़ों के अलग अलग प्रकार हैं, उसी के बारे में यहाँ पर एक जो है मूल जानकारी दी गई है। एक क्वेश्चन यहाँ बार बार पूछा जाता है, लिखा है हमने देखा कि जड़ें मिट्टी में जल का अवशोषण क्या करती हैं। मैंने आपसे बताया तो जल का अवशोषण करती हैं ये, ठीक है, जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल और खनिज को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। जो मैंने आपसे बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। तो पौधों के हम लगभग हर भाग को खाते हैं, किसी किसी की जड़ को खाते हैं, किसी की पत्ती को खाते हैं, तो किसी के तने को खाते हैं। तो हम पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है पुष्प, फूलों के बारे में बताया गया है कि फूल कितने प्रकार के होते हैं, फूलों के अलग अलग भाग क्या होते हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे गुलाब का फूल है, यहाँ मैप से ही समझ जाएंगे। जो यह गुलाब का फूल का बाहरी भाग होता है उसे हम बाह्यदल कहते हैं, जो फूलों को संरक्षण देता है, और ये पंखुड़ियाँ होती हैं, और इसी में जो है नर और मादा दोनों पुष्प जो है जन्नांग होते हैं, उसी के बारे में आगे यहाँ बताया गया है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोगों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोई भी जब वो होता है पुष्प होता है तो फूल में ही स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों होता है। मतलब पुंग केसर मतलब होता है पुरुष के लिंग होते हैं और स्त्री लिंग दोनों एक ही फूल में होते हैं। तो जब जो है परागण होता है तो परागण की क्रिया में क्या होता है कि फूलों से जो है ये पुंग केसर पुरुषों वाले जन्नांग से बीज वहाँ से जो है परागकण उड़ करके और स्त्री वाले जन्नांग में चले जाते हैं और वहीं से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो परागकोश के माध्यम से, अब इसमें देखिएगा परागकोश होते हैं और वही उड़ करके आ जाते हैं, स्त्री जो है केसर वाले जो है जन्नांग में गिर जाते हैं और इसी से बीजों का निर्माण होता है। तो एक ही पुष्प में स्त्री और पुरुष दोनों लिंग एक साथ होते हैं। ये ऐसा पुष्पों की अपनी एक अलग विशेषता है, उसी के बारे में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसको आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पुंकेसर के तंतु क्या है। पुंकेसर कैसे होते हैं, मतलब पुरुष के जो लिंग होते हैं पौधों में वो कैसे होते हैं, वो उसका एक यहाँ पर बनावट के रूप में चित्र दिया गया है। स्त्री केसर कैसे होते हैं, तो या स्त्री केसर ये होते हैं, तो पुंकेसर के ही बीज उड़ करके स्त्री केसर के जो है आपके जन्नांग में आ जाते हैं और वहीं से आप ये बीजों का निर्माण होता है। तो ये आप देख सकते हैं उनके अंडवाहिनी में चले आते हैं, तो उड़ करके आते हैं, किससे माध्यम से आते हैं, तो वो जो है परागकण के माध्यम से आते हैं। तो इसीलिए जो है एक ही पुष्प में महिला और पुरुष दोनों के लिंग पाए जाते हैं, जन्नांग पाए जाते हैं, और फिर इसके बाद अगली प्रक्रिया होती है बीजों का निर्माण होता है, उसी के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर एक एक करके बता दिया गया। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत ज़्यादा बताया जा सके। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। लिखा है कि सामान्यतया पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। मैंने आपको बता दिया है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं, अभी मैंने बताया। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, या जालिका रूपी और समानांतर हो सकता है। ठीक है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। मैंने आपको पूरी जानकारी बता दिया है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ही पत्तियों से जल जो है जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं, सबको पता है। और इसमें दो चीज जरूरी है, एक जल जरूरी है और दूसरा क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता जमाए रखती हैं, तो उनको एक शक्ति देती हैं, एक मजबूती देती हैं पौधों को। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। इसी जड़ों के माध्यम से अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जड़ कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये दो जड़ इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद रखना है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले
पौधों की जड़ें मूसलाधार होती हैं, ठीक है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। तने द्वारा जड़ों के पत्तियों और दूसरे भागों में जल और पत्तियों में भोजन और पौधों के अन्य भागों में तक पहुंचाया जाता है, ये भी आपको पता है, तने के माध्यम से, और जाइलम और फ्लोएम टिश्यू या ऊतक के द्वारा। पुष्पों के विभिन्न भाग क्या होते हैं? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, और ये सब जो है फूलों के भाग होते हैं, और इन्हीं के बाद में बीजों का निर्माण होता है। बीजों का निर्माण कैसे होता है पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। ये साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, शरीर में गति। हमारे शरीर में बहुत सारी गतियां ऐसी होती हैं जो निरंतर होती रहती हैं। जैसे आँखों का जो पलक होती है हमेशा हिलती रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शरीर में कौन कौन सी गतियां कैसे होती हैं, कैसे उनका जो है परीक्षण किया जाता है, और शरीर के प्रमुख अंग क्या होते हैं, इस चैप्टर में इसको बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी गतियां अपने आप होती हैं, और बहुत सारी गतियों को करने के लिए हम काम करते हैं। लिखा हुआ है, जो है आगे लिखा है कि उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपको जो है लिखा है कि जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है, तो हाथ हिलता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है, पूरा शरीर गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। जब आप कहीं पे खड़े होते हैं तभी शरीर कहीं न कहीं गति करता रहता है। आगे लिखा है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, तो विद्यालय के बाद अपने घर में जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान दूसरे स्थान पर वास्तव में चल के जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसका मतलब ये सब गतियों के बारे में बताया जा रहा है कि शरीर में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं। आगे लिखा है, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना या फिर आपका तैरना आदि जंतुओं के साथ एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने के कुछ ढंग होते हैं, ठीक है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी अधिक विविधता हो क्यों है? तो क्योंकि सब जानवर की बनावट अलग अलग है, तो इसीलिए उनके चलने के ढंग में क्या है, विविधता जो है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि जो है सांप रेंगता और मछली तैरती है? तो उसकी बनावट ही ऐसी है, इस कारण वो ऐसा करते हैं। लिखा है, शरीर, मानव शरीर और उसकी गतियां। तो जंतुओं की विविध जो है गतियों पर ध्यान देते हुए देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम जो है करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ और पैर किस प्रकार गति करते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लिखा है कि एक काल्पनिक विकेट पर जो है काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप उसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? मतलब एक बॉलर जब बॉलिंग करता है तो उसके कई भुजाएं, कई शरीर के अंग आपस में गति करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है, क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है। जैसे हाथ को हम जो है स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं, कुछ चीज़ों को घुमा नहीं सकते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों हैं? कहने का मतलब ये चैप्टर में कह रहा है इस पैराग्राफ में कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को बिल्कुल घुमा देते हैं स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में, कुछ को हम नहीं घुमा पाते हैं, केवल एक दिशा में घुमा पाते हैं, और कुछ को जो है हम बिल्कुल नहीं घुमा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो लिखा है कि क्या अब आप अपनी भुजा मोड़ पाते हैं? अगर मान लीजिए आपका हाथ है, इसी चीज़ में यहाँ बताया गया है, आपके हाथ में अगर एक डंडा बांध दिया जाए, एक लकड़ी बांध दी जाए, तो क्या आप अपने हाथ को मोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस जो डंडा है वो आपके हाथ को मोड़ने नहीं देगा। तो क्यों नहीं मोड़ने देगा, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या आपने ध्यान दिया है कि जब कि हम शरीर के विभिन्न भागों में
उसी स्थान से मोड़ और घुमाव पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जहां हाथ के दो हिस्से जुड़े होते हैं हम वहीं से अपने हाथ को मोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा और गर्दन, यहीं से हम अपने हाथ को, पूरे शरीर को गति देते हैं। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। तो हाथ का जो आपका कोहनी होता है वो एक संधि होता है शरीर का, जहां से हाथ मुड़ सकता है, लेकिन हाथ एक ही तरफ मुड़ सकता है, दूसरी तरफ नहीं मुड़ सकता है। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या होता? तो हमारा शरीर गति करता ही नहीं। वास्तव में इन संधियों को जो है कौन सी वस्तु जो है परस्पर बांधती है? तो हाथों को कौन सा बांधता है, मतलब उन कोहनी को कौन बांधता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। लिखा है, अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली और पदा को ध्यान दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां होती हैं। तो आप जब कभी शरीर को दबाते हो तो सबसे लास्ट में आपको अनुभव होता है कि कुछ कठोर चीजें हैं, वो आपकी हड्डियां होती हैं। तो चमड़े को जब दबाते तो हमें हड्डियों का अनुभव होता है। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता है तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं? इसका मतलब है कि कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं, इसका मतलब वहां कुछ ऐसा चीज होगा जिस कारण हम कोहनी को मोड़ सकते हैं। लिखा हुआ है आगे, हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी संधि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती है। तो हाथ के आधे भाग से क्या होती है? कोहनी तक जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं, मतलब हड्डियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उन कुछ संधियों के बारे में जानते हैं। तो हमारे शरीर में कौन कौन सी जो है संधियां होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग चीज़ों को मोड़ने का काम करती हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पहला है आपका जो है कंदुक खलिंका संधि। ये क्या होता है? कागज की एक पट्टी को एक बेलन जो है के रूप में मोड़िए। रबड़ या प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि जो है चित्र में यहाँ पर जो है दिखाया गया है। ऊपर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखा है जो गेंद ये चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रख करके चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज बेलन के ऊपर घूमता? तो आप देख सकते हैं ये कटोरी है, कागज दो है, अगर ये गेंद है और जब इसको हम कागज का बेलन पकड़ते हैं तो ये चारों तरफ घूम सकती है। अगर चारों तरफ घूम सकती है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा अंग होगा जो ये बताया गया है। तो क्या बताया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद उसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक अस्थि या गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि कटोरी रूपी गुहिका में धसा होता है। तो आप कंधा आप उठाइए, अभी आप कंधा आप हिलाइए तो कंधा आपका जो कंधे से हाथ है वो चारों दिशाओं में घूमेगा। इसका मतलब है कि हमारा हाथ दो जगह जुड़ा हुआ है, एक आप कोहनी के पास, एक कंधे के पास। तो कंधे के पास अपने हाथ को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, उसी चीज को बताएगा। तो याद रखना, जो कंधे के पास हाथ हम चारों तरफ घुमा सकते हैं उस संधि को क्या कहते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। तो उसको हम कहते हैं जो है कदुका खलिका संधि कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये कंधा है और ये आपका जो है यहीं से हाथ आ जाते हैं, या जब हाथ हम घुमाते हैं तो हम चारों तरफ हाथ घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। दूसरा है आपका धुराग संधि। ये क्या होता है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? तो धुराग संधि कहलाती है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो धुराग संधि कहते हैं। बस आपका काम यहीं पर खत्म हो गया, आपको बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, या आप हम अपने जो है सर को जो है हम घुमा सकते हैं, लेकिन सर को हम पीछे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, चेहरे को। तो इसका मतलब है कि ये संधि जो है कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, आपको पता चल गया, ठीक है। इसके बाद है आपका हिज संधि। हिज संधि क्या है? घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए, यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोल देता है, ठीक है। यहाँ आगे लिखा है, जैसे आप ये देख सकते हैं,
जो कुछ हमने जो है पढ़ा, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, जिसे हिज संधि के बारे में यहाँ बताया गया है चीज़ों को, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिंपल इसका उदाहरण आपका घुटने की हिज संधि। तो जो हमारा घुटना होता है, जैसे मान लीजिए, तो आप देखिएगा एक ही तरफ हिलता है। आप इसको उठा करके यहाँ तक, इसको उठा के आप यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, आप जा सकता है, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तो जो घुटना हमारा होता है वो किस संधि जुड़ा होता है? हिज नामक संधि जुड़ा होता है। बस हमको यही इतना याद रखना है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है आपका अचल संधि। अचल संधि क्या है? लिखा है हमारे शरीर की अस्थियों के बीच ही कुछ जो है संधियां उन संधियों के भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। अचल मतलब जो चल ना सके। अब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप उसे गति दे पाते हैं? तो ऊपरी जबड़ा और कपाल के मध्य अचल संधि होती है। मतलब नीचे वाला जबड़ा तो हिल चला जाएगा नीचे की ओर, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा नहीं जाएगा, तो वो अचल संधि है, वो हिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया। तो अचल संधि कहाँ होती है? जबड़े में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे लिखा है, हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम अपने शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृतियों के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ जो है अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें जो है तब पता चलता है जब हम उसका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें जो है शरीर के विभिन्न अस्थियों के बारे में पता चलता है। तो ये एक मानव का कंकाल है। मानव कंकाल को आप देख सकते हैं। इसमें जो है स्त्री पुरुष में अंतर यह होता है कि जो महिलाओं का कंकाल होता है उसमें आपका कून्हा थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि महिलाओं में गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय को जगह देने के लिए थोड़ा सा जो है कून्हा उनका बड़ा होता है। यही एक पहचान होती है स्त्री और पुरुष दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? आप एक्सरे उठा के देखना तो आपको ऐसे ही उंगलियां दिखाई देंगी वहां। तो लिखा है, कई बार चोट लगने पर एक चिकित्सक जो है एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को जो हुई संभावित क्षति के बारे में पता चले। जब कोई किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो एक्सरे क्यों कराते हैं? तो एक्सरे कराने से ये पता चल जाता है कि हड्डी या पैर या किसी क्षेत्र का, किसी भी अंग का कौन सा हिस्सा टूटा है, उस एक्सरे से हमें साफ साफ पता चल जाता है। तो उसी के बारे में ये बता रहा है। आगे लिखा है कि आपने हाथ के अग्र और ऊपरी भाग तथा पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक प्रकार से अनुभव करें। एक्सरे चित्र से जो है तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक होमवर्क बच्चों को दिया गया है। यहाँ लिखा है, अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ पाते हैं? तो याद रखना, जो हमारी उंगलियां होती हैं यहाँ से मोड़ सकती हैं, यहाँ से मोड़ सकती हैं, या फिर यहाँ से मोड़ सकती हैं। तो जहाँ संधियां होता है वहीं से मोड़ सकती हैं, इसके अलावा नहीं मोड़ सकती हैं। लिखा है, आपकी मध्यमा में जितनी अस्थियां हैं अपनी हथेली के पिछले भाग पर स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इनमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। तो जो छोटी छोटी अस्थियां हैं इन्हीं को हम कार्पेल कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे हथेली में, अंगुलियों में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कार्पेल कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि क्रियाकलाप है कि गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष और पीठ से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियां को आप गिन पाते हैं गिन लीजिए, ठीक है। आप जो देखेंगे कि जो वक्ष की अस्थियां होती की तुलना में अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते क्या हैं, आप देख सकते हैं, ये अस्थियां, ये जो है पसली होती है, पसली पिंजर होता है। तो ये हमारे हृदय को सुरक्षित रखने के लिए होता है। हृदय को जो है सुरक्षित रखने के लिए, जो हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए, फेफड़े को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने इसको बनाया है कि ये ढांचा रहता है, और यही जो है हमारे जो है हृदय को और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखा क्या है, पसलियां विशेष रूप से जुड़ी होती है, वह वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़ी होती थी। जो ये बीच वाला है इसको हम मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। जुड़कर एक बक्से की तरह काम करती हैं, रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को हम पसली पिंजर कहते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है और ये काम क्या करता है ये भी हम बता देते हैं, बताया भी है मैंने। यहाँ लिखा है, वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। तो याद रखना, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे
इधर भी 12 पसलियां और इधर भी 12 पसलियां हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो कौन कौन से अंग सुरक्षित रहते हैं मैंने बता दिया, जैसे आपका फेफड़ा, जैसे आपका हृदय, वो हम जो है हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। तो देखा होगा जिन लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ये टूट गया, जो है पसली अगर टूट जाती है, तो उनके हार्ट में जब प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लग जाती है, तभी लोगों की डेथ हो जाती है तुरंत। आगे लिखा है, अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने पैर की गर्दन से प्रारंभ करके अपनी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई रचना मेरुदंड है। याद रखना, जो ये आपका रीढ़ की हड्डी है, इसी को मेरुदंड कहते हैं और सारे सिस्टम इसी से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर ये किसी का ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो वो व्यक्ति जो है चल नहीं सकता और वहाँ पैरों तक उसके जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी संकेत नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये हृदय है, तो हृदय को ही जो है ये क्या करता है, ये सुरक्षित रखता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसी को यहाँ दिखाया गया है। आगे है आपका जो है चित्र में जो है ये 5.13 वाले चित्र में क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको देखिए। यह संरचना जो है श्रोणिक अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। तो हमारे शरीर में जो ये वाली होती हैं, ये आमाशय जैसे जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं हमारे शरीर में, ये उनकी रक्षा करती है। या कूल्हे वाला हिस्सा है, इसके सहारे आप बैठते हैं। तो इसी सहारे हम कूल्हे के सहारे ही बैठते हैं और ये आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आप खोपड़ी की बात कर लेते हैं। तो आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। तो मस्तिष्क को सुरक्षा करने के लिए यह खोपड़ी होती है, मानव खोपड़ी, ठीक है। अगर ये कभी फट जाता है तो मस्तिष्क चोट लग जाता है और आदमी की तुरंत डेथ हो जाती है। तो आपने अपने कंकाल बहुत सी अस्थियों और संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और उन्हें मोड़ा जा सकता है, जिसे हम उपास्थि कहते हैं, ठीक है। आगे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती, जैसे कान। हम कान को कहीं भी मोड़ सकते हैं, कहीं भी दबा सकते हैं। लिखा है, अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं? तो नहीं करते हैं, और उसको हम कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो कान के ऊपरी भाग में उपास्थि और पर्ण फरक, कहीं भी हम उसको मोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है, क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर पर्णफालिक या उसके ऊपरी हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ है क्या? अच्छा देखिए, कान में भी देख सकते हैं, तो ऊपर और नीचे में देखिएगा तो दोनों में अंतर है। ऊपर दबाएंगे कान में तो देखिएगा वहाँ कठोरता अब ज़्यादा है, लेकिन नीचे दबाएंगे तो वहाँ बिल्कुल मुलायम है। जहाँ लड़कियाँ बाली पहनती हैं, ठीक है, वो क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल मुलायम होता है। आगे लिखा है, हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपने नोटबुक में सबको लिखना है, ये बच्चों का होमवर्क है। आगे लिखा है, हमने अपने शरीर के उन अस्थियों और उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार गति करने की योग्य कौन बनाता है? आइए हम इसका पता लगाते हैं। लिखा है, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी की उंगली से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। कभी आप जो है मुट्ठी को बंद करिए और अपने जो है बाजू को छूने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं छू पाएंगे। जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है। अब इस हाथ की उंगली है, इसको ऐसे उठाइए और ले आकर के इसको अगर आप यहाँ पे शोल्डर पे अगर इसको आप लाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे नसें होती है, वो नसें बहुत तेजी से क्या होती हैं, दर्द होने लगती हैं। कभी आप अनुभव करके देखिएगा, आप कर नहीं सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर दर्द होने लगेगा, ठीक है, ऐसा होता है। लिखा है, क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू करके देखिए। क्या आपको कोई उभार हुआ भाग दिखाई देता है? तो जो जिसे हम पेशी कहते हैं, तो उसे हम मसल कहते हैं। देखा होगा लोग अपने बचपन में मसल दिखाते रहते हैं कि हमारी इतनी मसल है। तो अब सीधा हाथ रहेगा तो मसल कम रहेगा, लेकिन जैसे हाथ मोड़ते हैं तो मसल ऊपर की ओर फूल जाता है। देखा होगा अक्सर ऐसे फिल्मों में, और आप लोग भी ऐसा करते हुए पाए गए हैं। लिखा है, संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं, ठीक है। जब क्योंकि लंबाई कम हो जाती है, पेशी क्या हो जाती है, उभर जाती है।
अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाएंगे तो पेशियों में क्या होगा, तो क्या होगा, अपने वो समान रूप से उसी स्थान पर आ जाएंगी। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है या अस्थि को खींचती है। ठीक है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी को हम शिथिल कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है, इसको आपको यहाँ बस इतना समझ लेना है। ठीक है। आगे लिखा है जंतुओं की चाल। अब हम जंतुओं की चाल समझते हैं। तो अलग अलग जंतु अलग अलग चाल से चलते हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। लिखा है बगीचे में चलते हुए एक केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही या सोख फिल्टर पेपर पर रखिए। इसी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केचुए को एक कांच की जो है पतली या टुकड़े टाइल्स पर जो है चिकनी सतह पर रख दीजिए। तो किस में वो गति ज़्यादा करेगा, तो केचुआ हो, सांप हो, क्योंकि ये रेंगते हैं तो इनके लिए क्या होना चाहिए, जो स्थल होता है वो स्थल जो है सब वो है चिकना नहीं होना चाहिए। देखो गति नहीं कर पाएंगे, वो अपने स्थान पर ही रह जाएंगे। ठीक है। तो चाहे सांप हो चाहे छिपकली हो, ये लोग को गति जो है बहुत जरूरी है और उनके लिए मतलब चिकनी जो है सतह नहीं होनी चाहिए और उनके लिए खुरदरी सतह होगी तभी वो चल पाएंगे। तो उसी को यहाँ पर ये बताया गया है क्रियाकलाप में। तो लिखा है केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा करके रखे हुए अनेक छल्लों से बना होता है। तो आप कभी केचुआ देखिएगा तो केचुए क्या होते हैं, कई छल्ले उसमें होते हैं। आप देखिए ऐसे ही कई छल्ले उसमें पाए जाते हैं। केचुए शरीर में अस्थियां नहीं होती, उनमें हड्डी नहीं पाई जाती केचुए में, परंतु इनमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। आप किसी केचुए को देखिएगा, कभी वो बीच में मोटा हो जाएगा तो पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेशियों के माध्यम से वो चलने का प्रयास करते हैं, अलग अलग छल्लों के माध्यम चलने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वो छोटे और बड़े होते रहते हैं। उसी को यहाँ बहुत बारीक तरीके से बताया गया है। लिखा है जो आपके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता है और मतलब इसी प्रक्रिया द्वारा वो केचुआ चलता रहता है। तो एक बार जैसे आप देखिएगा तो यहाँ देखिएगा पहले केचुआ क्या करता है, पहले यहाँ पे धक्का दे करके यहाँ पे रोकेगा और शरीर को आगे छोड़ देगा। जब वहाँ पहुँचेगा तो उसको रोकेगा, फिर शरीर को पीछे खींचेगा। तो इस तरह से केचुआ चलता। कभी आप देखिएगा तो आपको देखने में जो आपको लगेगा कि नहीं, उनके चलने की गति क्या है, अलग है। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है आगे, बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे चलता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। तो उसमें चिकने पदार्थ होते हैं केचुए में जो उसे चलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है, आपने देखा होगा। ठीक है। उन्हीं को हम पेशी कहते हैं, उन्हीं के सहारे वो चलते हैं, उनको मजबूती मिलती है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। ठीक है। और मिट्टी को खाता है, मिट्टी ही वो निकालता है, वही उसका जो है क्या कहते हैं, अब जो है एक कह सकते हैं जो उत्सर्जी आपका पदार्थ होता है। ठीक है। तो लिखा है उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इससे पौधों को फायदा होता है। तो जहाँ केचुआ ज़्यादा होता है वहाँ मिट्टी उपजाऊ जाती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। ये घोघा आप देख सकते हैं, घोघा भी ऐसे ही चलता है। आपके भी देखिएगा इसको चलते हुए, तो पहले क्या करता है, पहले आगे की ओर चलेगा तो यहाँ रुक जाएगा, फिर शरीर को खींचेगा अपनी ओर, फिर इसको रोकेगा, फिर इसको आगे बढ़ाएगा, फिर इसको रोकेगा, फिर इसको आगे बढ़ाएगा। तो इस गतिविधि से कौन चलता है, तो घोघे चलते हैं। ठीक है। आपने इसको देखा होगा अपने गांव में। ठीक है। लिखा है इसे याद रखना, जो ये ऊपर वाला भाग है इसे हम कवच कहते हैं। जब कभी इसको लगता है कोई खतरा उत्पन्न होने वाला होता है तो क्या करता है, इसी में आके घुस जाता है वो और अपने आप की सुरक्षा स्वयं कर लेता है। तो प्रकृति सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसी में जैसे उसको खतरा अनुभव होता है वो इसी में जाकर के इसी कवच में प्रवेश कर जाता है। और ये कवच इसका बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी याद रखना। ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया, बस आपको इतना याद रखना है। इसमें भी अस्थियां नहीं होती हैं, घोघा में भी जो हड्डी नहीं पाई जाती है और ये भी अपने मांसपेशियों के माध्यम से ही चलते हैं। ठीक है। आगे यहाँ लिखा है तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है आपने देखा होगा, जिसे हम काकरोच कहते हैं, इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन कई बार आया भी है। कई लोग काकरोच से डरते हैं, खासकर लड़कियां लोग काकरोच से बहुत डरती हैं। लिखा है किसी काकरोच का जो है परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा, इसे हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं और इसका जो खून होता है वो व्हाइट होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है।
लिखा है तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। ये वायु में उड़ भी सकता है, दीवार पे चढ़ भी सकता है, रेंग भी सकता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 3 जोड़ी पैर है, 1 2 3। ठीक है, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल होता है, कभी कॉकरोच को मार के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकों में परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसमें गति संभव हो पाती है। ठीक है, वक्ष के 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं यहाँ से। ठीक है, अपने पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े तथा बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने में उसके पैरों को गति देती हैं। तो उसके बारे में ये बताया गया है। आगे है पक्षी क्या करते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं और भूमि पर चलते हैं। बत्तख और हंस जैसे कुछ पक्षी जो है जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु, ठीक है, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं। पश्च भाग जो है पैरों की अस्थियां जो है चलने और जो है बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां जो है रूपांतरित होकर के पक्षी के पंख बनाती हैं। तो ये जो अस्थियां होती हैं उसी से पंखों का निर्माण होता है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। इन पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। तो ऊपर नीचे जब पंख होते हैं तो इसीलिए पक्षी क्या करते हैं, उड़ने का प्रयास करते हैं और उड़ जाते हैं। मछली क्या करती है, मछली तैरती है। लिखा है कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका जो नुकीला भाग है आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे जो है तेजी से बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, तो पीछे क्या होता है, प्रेशर देता है, इसलिए मछलियां जो हैं चलती हैं। लिखा है, यह लिखा हुआ है कि क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली का सिरा और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति की धारा रेखीय होती है। तो मछलियां इसलिए चलती क्योंकि वो जो है रेखीय प्रवाह में चलती हैं, इसलिए उनको चलने में क्या होता है, सहायता मिलती है। उसी के बारे में बताया गया है कि मछलियां कैसे चलती हैं। तो लिखा है इसकी विशेष आकृति कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक मोड़ जाता है और पूंछ जो है विपरीत दिशा में जाती है। तो इसी प्रक्रिया द्वारा मछली क्या होती है, जो है आगे की ओर बढ़ती रहती है। आगे लिखा है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, शरीर को मोड़ती हैं तो तीव्रता से उनकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। देखिएगा जब कभी मछली चलती है, वीडियो में देखिएगा, जैसे मछली का इधर घूमेगी तो उसकी पूंछ इधर हो जाएगी, इधर घूमेगी तो पूंछ इधर हो जाएगी। तो इस पूंछ के माध्यम से उनको गति मिलती है, तो उनको चलने में क्या होता है, सहायता होता है। उनको जो है एक तरह से जो है प्रेशर मिल जाता है। यहाँ पे आगे सर्प के बारे में लिखा हुआ है। सर्प कैसे चलते हैं, सांप कैसे चलते हैं। लिखा है, क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सांप कभी सीधा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि जब वो रेंगते हुए चलता है तो पहले एक जगह शरीर को टिकाता है, पीछे शरीर को खींचता है, तब आगे बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया में क्या करता है, वो रेंगते हुए चलता है। तो लिखा है, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी लंबी होती है। शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं, वह परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वह दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे क्या होता है, मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता रहता है। तो उसमें वलय होते हैं तो एक दूसरे को वलय को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। धक्का देने से ही सांप तेजी से आगे बढ़ता है। इसी कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। तो सांप सीधा नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। लेकिन पानी में सांप सीधा चल सकते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं चल सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ अरस्तु के बारे में कुछ बताया गया। देखिएगा, लिखा है, हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों और पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। पहली और बूझो दो एक लड़का है, इस किताब की कहानी के माध्यम से के पिटारे विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न उभरे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो है गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। इसी विभिन्न जंतुओं
के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, या विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति करने में किस प्रकार सहायता करता है, ये उसी के बारे में एक जो है जानकारी दी गई है। यहाँ लिखा है बेहतर जीवन के लिए योग। तो योग को अंतर्राष्ट्रीय, देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो योग भी हमारे जो है शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए जिम्मेदार हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में अपना योगदान देते हैं, योग आज देता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कुछ क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है अस्थियां और उपास्थि मानव कंकाल होते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति देता है। कंकाल चलने में सहायता और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है कंकाल। दूसरा लिखा है मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थियां, कंधे और सोड़ी, मेखला तथा हाथ और पांव की अस्थियों से बना होता है। ठीक है, पेशियों के जोड़े के एकांत क्रम में जो है सिकुड़ने और फैलने की से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं, या उस संधि की प्रकृति और गति को दिशा प्रदान करती है, ये भी सही है, पढ़ा मैंने। पक्षियों के दृढ़ पेशियां और हल्की अस्थियां मिल करके उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ठीक है, उन्हें गति देती हैं और जो है जिससे पंख वो फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं। मछलियां जो है कैसे चलती हैं, तो मछली जो है शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बना करके जल में तैरती रहती हैं। ठीक है, आप उनकी पूंछ कभी आगे बढ़ेगी तो कभी उनका शरीर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, भी मैंने बता दिया। तिचट्टे का शरीर और पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं और बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके तिचट्टा होता है उसमें कितनी पेशियां होती हैं, 3 जोड़ी पेशियां होती हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, और इसका खून कैसा होता है, सफ़ेद होता है। केचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण और संकुचन से होता है। शरीर के में अंध सतह पर सूख केचुए को भूमि पर पकड़ जाने में सहायता करता, पकड़ बनाने में। और घोगा पेशीय पाद की सहायता से आगे बढ़ता है पेशियों के माध्यम से, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, देख लेना, कहीं कोई डाउट होता है पूछ लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं